तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे, जीडीपी इकोनॉमी के बारे में हम बात कर रहे थे कि किसी भी कंट्री को पावरफुल जो बनता है कंट्री, तो विदाउट इकोनॉमी नहीं बन सकता है। वैसे आप एग्जांपल आप दे सकते हैं कि एक कंट्री जैसे कि जापान है। तो जापान के बारे में एक एक्सेप्शन है, क्योंकि अब यदि जापान देखोगे तो इकोनॉमी उसकी जो है वो 4 ट्रिलियन हमसे थोड़ा सा कम है, और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में मान सकते हैं उसको, जापान को। और यदि टॉप में देखोगे तो फर्स्ट आता है यूएसए। जीडीपी का पीपीपी में हटा दोगे तो पीपीपी मॉडल से में देखोगे, पब्लिक प्राइवेट पार्ट पैरिटी के स्टैंडर्ड में देखोगे तो चाइना आता है। वैसे देखोगे ओवरऑल तो नेट में यूएसए आता है, सेकंड आ गया आपका चाइना हो गया, थर्ड जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है आई थिंक जर्मन है, ठीक। फोर्थ में हो गया इंडिया, ठीक। फिफ्थ में आता है जापान, ठीक। ये लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आप यदि जापान को देखोगे तो जापान की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि जापान में जब 1940s में जाके जो उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ, उस न्यूक्लियर अटैक होने के बाद से जापान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में मतलब अमेंड किया और बोला कि जो हम अपने मिलिट्री को नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन रिसेंट जो हुआ पिछले 5 साल में, या 5 से 7 साल के अंदर, 5 to 7 ईयर में जापान ने थोड़ा बहुत चेंज किया है और जीडीपी का पार्ट को बढ़ाया है। इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है, वो आप देख सकते हैं कि उधर जो ईस्टर्न ओशियन है, या जो जापानीज सी है, जो येलो सी है, जो चाइनीज बॉर्डर पे और ये कोरियन बॉर्डर पे का जो रीजन है, उसमें देख सकते हैं साउथ चाइना सी के अंदर जो वहाँ पे जो आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट है, उसको लेकर तो जापान ने किया है, एक थोड़ा सा बढ़ा रहा है। क्योंकि पीछे एक तो उसने अपने न्यूक्लियर डेविस्टेशंस के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंज किया, सेकंड जो देखोगे तो यूएस ने उसके बाद बोला कि हम आपको पूरी प्रोटेक्शन देंगे। तो यूएस कमांड देखोगे तो ये अब जापान के अंदर यूएस के बहुत सारे यहाँ पे बेसेज है यहाँ पे जापान के अंदर, नहीं इधर। तो सिक्योरिटी देता है, न्यूक्लियर अम्ब्रेला यूएस देता है। लेकिन अब जो थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो रहा है, वर्ल्ड की सिक्योरिटी, ये सब समीकरण चेंज हो रहा है, तो उसमें जापान भी अपने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो जापान एक एक्सेप्शन है कि उसका इकोनॉमी उतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी मिलिट्री उतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है। उसके पीछे का रीजन यही है। अब हम बात कर रहे हैं कि हम इकोनॉमी को और किसी भी कंट्री को पावरफुल बनने के लिए दो चीज़ की बहुत ज़रूरी होती है। तो उसमें हम देखे थे इकोनॉमी, दूसरा देखे थे मिलिट्री देखे थे, ठीक। देखिए आज के टाइम में जो आप देखोगे तो आपका मिलिट्री स्ट्रांग कहाँ से होगा? मिलिट्री स्ट्रांग होने के लिए आपको क्या चाहिए? आर एन डी चाहिए, आर एन डी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च डेवलपमेंट कहाँ से इन्वेस्ट होगा? यदि देखेंगे हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे भारत में आर एन डी पे जो खर्चा हो रहा है वो कितना, जीडीपी का 1%, 0.6 to 6% के लगभग, 1% से भी कम हम आर एन डी पे खर्चा कर रहे हैं। यदि आर एन डी पे खर्चा हम नहीं करेंगे तो उससे यदि देखोगे तो आज के टाइम में हमारे ऊपर जो चैलेंजेस, उससे मतलब 1% से भी नीचे खर्चा कम करोगे तो उससे क्या होगा कि जैसे कि स्पेस पावर है, स्पेस पावर आप नहीं में आप कंप्रोमाइज करोगे, ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें आप कंप्रोमाइज करोगे। और ये जो दो सेक्टर है वो आपके लिए एसेंशियल है। एसेंशियल किस टर्म में? हाँ, मिलिट्री टर्म में ये एसेंशियल है। क्योंकि आप यदि देख रहे हैं कि जब ईरान के पास यदि यूएस का जो नवल फ्लीट है उसका लोकेशंस है, कहाँ पे मूवमेंट उसका हो रहा है, पूरा लोकेशंस है। इजराइल का कहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, कहाँ पे उसका क्या एसेट्स है, उसकी क्या रियल टाइम लोकेशंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब जिसके पास स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इस तरीके का जो एसेट्स जिसके पास है, जिसको पास में सैटेलाइट की उतनी मतलब स्ट्रॉन्ग इमेज है, वो इसको प्रोवाइड करा रहा है। तो इसीलिए ये दो चीज़ बहुत एसेंशियल होता है। समझ गए? तो हमारे देश में वो 0.6% से भी कम है। 1 मिनट। अरे चार्ज
हाँ, तो ये सारी चीज़ एसेंशियल है। अब हम यदि हिस्टोरिकली हम देखें कि हमारे देश का जो डेवलपमेंट मॉडल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल है, उसका क्या रहा है क्या रिजल्ट रहा है, वो देखेंगे और हम अदर कंट्री से इसको हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप देखिए कि मान लीजिए कि 1980s के दौर में इंडियन जीडीपी जो था, इंडियन इकोनॉमी जो था, वो हम चाइना से आगे थे। हमारी इकोनॉमी चाइना से आगे था 90s में देखोगे तो। और चाइना आज के टाइम में सेकंड लार्जेस्ट लगभग $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है? और हम हैं $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ये कहने के लिए, ये डिफेंड करने के लिए बहुत अच्छा होता है जब भाई चाइना कम्युनिस्ट कंट्री, भाई तो आपको किसने रोक रखा था? कम्युनिस्ट कंट्री है इसीलिए उतना बड़ा हो गया, ये सब क्या है, केवल कहने के लिए। मेन चीज़ है हमारे पॉलिटिकल क्लास के अंदर क्या था, विजन नहीं था, विजनरी नहीं थे। क्या आज के टाइम में देखिए कि वर्ल्ड में यदि आप देखोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखोगे, चाइना अमेरिकन को भी टक्कर दे रहा है, चाइना अमेरिकन को डिफीट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हर एक फ्रंट पे देखेंगे। चाइना आज क्या हो गया, वर्ल्ड का एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट और जो वर्ल्ड का प्रोडक्शन हब हो गया, ठीक। ठीक, सेकंड चीज़ यदि आप देखेंगे तो जो अम, चाइनीज़ के आप यदि देखोगे तो प्रोडक्शन हब है, उसके बाद जो कहते हैं मटेरियल, जो इंग्रेडिएंट्स होता है, जो पार्ट्स होते हैं, वो वर्ल्ड में प्रोवाइड कराने में चाइना ही टॉप पे है, ठीक। चाइना के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे अभी देखो जैसे कि रेयर अर्थ मिनरल्स है, मटेरियल्स है, वो वर्ल्ड में बंद कर दिया, तो वर्ल्ड के सारे कंट्री हैं उसके जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट हो गया, डिफेंस मतलब जो उसके जैसे कि जेट हो गया, जैसे कि उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो चिप की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए सारे वर्ल्ड क्या किया कि मतलब एक परेशानी में आ गया था। अभी मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देते हैं, क्या हुआ था कि एक मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ किस तरीके से चाइना अपने इकोनॉमिक फोर्स को यूज़ करता है। अभी जापान का और चाइना का इधर साउथ चाइना सी के अंदर बहुत सारे डिस्प्यूट है, ठीक? बहुत सारे डिस्प्यूट है। तो जापान ने क्या किया था, एक स्प्रिटली आइलैंड है, या इस आइलैंड के ऊपर अपना शिप विप भेजा था, या फिर या चाइना का जो यहाँ से जो स्कॉटिंग होता है, या चाइना जो इस एरिया में एक तरीके से पूरी तरीके से स्कॉट करने की कोशिश करता है उस एरिया को, और वहाँ पे हमेशा मॉनिटरिंग करता रहता है। तो जापान के जो थे और चाइना के जो था, उस दोनों के में थोड़ा-सा झड़प हो गया था, हल्का-सा झड़प हो गया था यहाँ पे। तुरंत चाइना ने क्या किया कि जापान को जो जो ये रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, वो सारा देना बंद कर दिया, बोला कि नहीं देंगे, ठीक? नहीं देंगे रेयर अर्थ मिनरल। अब यदि आप जापान को देखोगे तो जापान इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत आगे है, ठीक? इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? चिप की ज़रूरत पड़ती है। तो चिप का सप्लाई कहाँ से होता है? चाइना। फिर जाके जब चाइना बोला अब नहीं देंगे, तो फिर जापान चाइना के बीच में फिर मतांतर ख़त्म हुआ, फिर चाइना ने उसको सप्लाई करना स्टार्ट किया था। तो चाइना इस तरीके से अपनी एडवांटेज का यूज़ करता है, ठीक? तो हम ये कह रहे थे इंडिया के बारे में कि भाई 80s या 90s के दौर में आप ये क्यों नहीं प्रेडिक्शन कर पाए? जैसे कि आज का जनरेशन है, वो आगे के 100 ईयर के बारे में सोचता है, क्या होगा वर्ल्ड के 100 ईयर में जाके, कहाँ पहुँचेंगे, नहीं जाएँगे। हमारे पॉलिटिकल क्लास थे, वो क्यों नहीं सोचे कि जो भाई जो 2010 या उसके बाद से जो इकॉनमी होगा किस तरीके होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है तो किस तरीके होगा, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, किस तरीके का स्किल की ज़रूरत है, कैसे हम ह्यूमन रिसोर्स को उसको ट्रेन करें, हमारे कंट्री में यदि हमको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो उसके लिए हमें एजुकेशन में क्या चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक? इस सब के बारे में क्यों नहीं हुआ? तो क्योंकि हमारा पॉलिटिकल क्लास क्या था, एक तरीके से कह सकते हैं जो कंप्रोमाइज़िंग पॉलिटिकल क्लास था एक तरीके से, और किसी भी तरीके का उसके पास में ये गट्स नहीं था कि उसको नेशन बिल्डिंग किया जाए और कंट्री को आगे बढ़ाने की बात, तो उसके दिमाग में था ही नहीं। इसीलिए हम आज $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने हुए हैं, चाइना 20 ट्रिलियन का बना हुआ है, हम इससे बहुत पीछे हैं। और आप देखिए चाइना के पास में अभी देखोगे, हम कंपेयर करेंगे तो उसका अपना सर्च इंजन है, सारे उसके सोशल मीडिया जो भी है, वो तो चलो भाई ठीक है, वो लिबर्टी को ख़त्म करा, डेमोक्रेसी को ख़त्म करा, इसीलिए वो अब सब कुछ वहाँ पे है। लेकिन आप यदि देखोगे आज उसका डीप फेक है, इस सब तरीके का जो जो उसका लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इस सब में कितना आगे वो पहुँच गया है, हम अभी तक बना नहीं पाए हैं। तो ये चीज़ है, हम इसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस सब के पीछे यदि आप रीज़न देखोगे, जो हमारा जो इंडिया का जो हम 1947 में जब आज़ाद हुए थे, तो हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल था, वो मॉडल किस तरीके का था? हमारे स्टेट के जो रूल मेकर थे, जो पॉलिसी मेकर थे, उन्होंने क्या अप्रोच अपनाया था?
टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं उसको, टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच होता क्या है कि भाई हम एक बड़ा इंडस्ट्री यहाँ पे लगाएंगे और ये इस इंडस्ट्री में यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, ये चारों तरफ ऐसे करके जाएगा, ये एक्सपैंड करेगा, इससे पूरे ये एरिया का डेवलपमेंट होगा। इस तरीके का उन्होंने किया था। और उसमें उनका मेन क्या था, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, मिक्स्ड इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का कोई इंपॉर्टेंस था नहीं। ठीक, कोई इंपॉर्टेंस था नहीं। इस तरीके से हम ले जाए इकोनॉमी को डेवलप करना स्टार्ट किए थे। 5 ईयर प्लान लेके आए थे, यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो हम लोगों का जो उस टाइम प्लानिंग था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम हुआ था, ऐसी बात नहीं है। बेसिक हम ऐसे पूरी तरीके से नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि जितने भी आप देखोगे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में जितने भी आईटी या इस सब तरीके का किया गया था, एजुकेशन में या हेल्थ में, ये सब भी काम किया गया था। लेकिन अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मॉडल यदि देखोगे तो जो सीधा मॉडल ये था कि हम बड़ा इंडस्ट्री लगाएंगे और यहाँ से जो डेवलपमेंट है चारों तरफ जाएगा, जो कि सही नहीं है। इससे क्या हुआ, द कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्स एक जगह पे हो गया। इससे क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट या स्किल या इस पे काम किया ही नहीं गया था उस टाइम, एजुकेशन को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ ले ही नहीं गया था। तो ये पूरा स्टेट कंट्रोल मॉडल पे हम ले जा रहे थे। यदि आप दूसरे कंट्री को यदि एग्जाम्पल यदि आप देखोगे, यदि आप जापान को देखोगे, यदि जापान देखोगे, जापान क्यों आज इतना स्ट्रांग कंट्री है, मतलब स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी में क्यों इतना स्ट्रांग, या हाईटेक में क्यों इतना आगे चला गया। तो इसका जो मॉडल था, वो मॉडल जो स्टार्ट किया था, वो सबसे पहले गुड्स जो उसने स्टार्ट किया था, तो बोला था जो भाई जो कंज्यूमर को जो गुड्स की ज़रूरत है, उस गुड्स को हम सप्लाई करेंगे। तो वो किस क्या स्टार्ट किया था, वो टीवी बनाना स्टार्ट किया था, वो टेप रिकॉर्डर बनाना स्टार्ट किया था, वो वीसीडी बनाना स्टार्ट किया था, वो वॉशिंग मशीन बनाना स्टार्ट किया था, वो एसी बनाना स्टार्ट किया था। ठीक, ये कंज्यूमर गुड्स को वो क्या करता था, बनाता था, और पूरे वो अमेरिकन और वेस्ट के अंदर वो सप्लाई करता था। ठीक, इस मॉडल से, क्योंकि इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। R&D कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। लेकिन आप यदि दूसरा दूसरे मॉडल की तरफ जाओगे, तो पहले वो बोला था जब भाई हम पहले इस इंडस्ट्री से क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम अदर जो हैवी इंडस्ट्री कहते हैं, मशीन टूल्स कहते हैं, बड़े बड़े मशीन बनाना, इस सब तरीके इस तरफ हम जाएंगे। लेकिन जो हमारा मॉडल था, वो हमारा मॉडल क्या चला गया कि स्टेट क्या करता था कि हम बड़ा इंडस्ट्री लगाएंगे। ठीक, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, तो एचएमटी, तो इस सब तरीके का स्टेट मॉडल लगाएंगे और यहाँ से फिर हम डेवलपमेंट को लेके जाएंगे, जो कि फेल हुआ। यदि आप चाइना की मॉडल को भी देखेंगे तो वो भी बॉटम अप अप्रोच को अपनाया था। बॉटम अप अप्रोच क्या होता है कि वो माना था भाई विलेज टू टॉप, विलेज टू टॉप। मान लीजिए कोई विलेज है, तो विलेज की क्या वहाँ की क्वालिटी है, मान लीजिए ये विलेज के अंदर कोई क्रॉप प्रोडक्ट है, कोई क्रॉप है, तो उस क्रॉप को वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए, इसको बेटर प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए, और वैल्यू एडिशन करके बेटर प्रोडक्ट बना के हम इसको मार्केट में कैसे बेचेंगे, इस तरीके से। इसमें क्या होता है कि एक तो सेल्फ सफिशिएंसी आता, और सेल्फ सफिशिएंसी आने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता, तो इक्वलिटी आती, और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होता, स्टेट का डेवलपमेंट होता है। तो चाइना का अप्रोच था बॉटम अप अप्रोच, कि भाई इस तरीके से हम ले जाएंगे, स्मॉल स्केल, माइक्रो स्केल, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, स्मॉल स्केल, माइक्रो स्केल। ठीक, माइक्रो स्केल, उसके बाद था असेंबलिंग हब, उसके बाद कह सकते हैं आप जो था लो क्वालिटी का गुड्स, लो क्वालिटी का गुड्स। ये सब करके चाइना ने क्या किया था, अपने इकोनॉमिक को आगे बढ़ाया था, पुश किया था। ठीक, फिर जाके चाइना आज के टाइम में देख सकते हैं तो कितना स्ट्रांग हो गया है उसकी इकोनॉमी। लेकिन हमारा मॉडल क्या था, नहीं था इस तरीके का मॉडल। इसके पीछे यदि आप रीजन देखोगे, तो हम इकोनॉमिक पॉलिसी को तो यहाँ पे थोड़ा डिस्कस किए, हम इसको फॉरेन पॉलिसी से भी डिस्कस करना जो बहुत ज़रूरी है। ठीक, फॉरेन पॉलिसी से बहुत ज़रूरी है। अब देखिए भाई, फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट पहले होता है। नेशनल इंटरेस्ट, आपको क्यों नेता बनने की जरूरत है, आप वर्ल्ड का क्यों नेता बनने की जरूरत है। अभी हमारे जो मान लो लीडर होगा, उसको भाई नेशनल पॉलिसी या नेशनल इंटरेस्ट को आप ताक पे रख देंगे, और आप बोलेंगे हम देश वर्ल्ड का मैं नेता बनूंगा। उससे क्या होगा भाई, नेशनल, आप लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, यहाँ के इंडियन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपको वर्ल्ड के नेता बनने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो हमारे जो फ्रीडम, मतलब जब हमको मिला था, तो हमारे जो पॉलिसी मेकर थे, उनका उनका ये था कि भाई उसे दुनिया की नेता बनना था, दुनिया के नेता बनना था। तो वो नेशनल इंटरेस्ट को रख दिए, भाई होता रहेगा नेशनल इंटरेस्ट जितना है जहाँ है।
तो वो अपने फॉरेन पॉलिसी को इस तरीके से बनाया कि भाई हम किसी एक न तो हम नॉन अलाइनमेंट की तरफ हम गए, हम किसी भी गुट में नहीं गए और हम बोले कि किसी में गुट में नहीं जाएँगे और फिर हम वर्ल्ड के नेता, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नेता भाई थर्ड वर्ल्ड कंट्री का नेता बन के आप क्या उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इसकी जगह पे यदि आप यदि नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जिस कंट्री के साथ आपको रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना था, उस कंट्री से आप रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बस सीधी सिंपल सी बात है, आपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली थी। आपको थर्ड वर्ल्ड का लीडर बन के क्या फ़ायदा है? उससे कुछ नहीं फ़ायदा होता है। यदि इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग है तो आज देखो चाइना के अंदर सैंक्शन गया, कुछ भी लगाता है कोई नहीं, यूएन के अंदर उसके खिलाफ कोई कोई सा भी सैंक्शन आता है, कोई सा भी ऑब्जर्वेशन आता है, कोई सा भी रेजुलेशन आता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वर्ल्ड इसके ऊपर डिपेंडेंट है। आप अब देख रहे हो चाइना को, जो यूरोपियन कम्युनिस्ट से हमेशा लड़ता रहा, यूएसएसआर से हमेशा लड़ता रहा, वो यूरोप के जितने भी टॉप लीडर है, ब्रिटेन से लेके जर्मनी से लेके सब चाइना के पास आ रहे हैं जो भाई इकोनॉमिक रिलेशन को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये तो है ना, लेकिन हुआ क्या, हमारे जो लीडर थे वो बोले नहीं हम नहीं करेंगे इस तरीके से। तो आप यदि देखोगे तो 1949 से लेके 70 के बीच के जो दौर है, इस दौर के अंदर जितना वेस्ट था वो चाइना के साथ क्या करता था, हेट करता था, नफरत करता था, ठीक? क्योंकि यहाँ पे कम्युनिज्म आ गया था, कम्युनिज्म आ गया था। 70s में जाके चाइना की जो माओ जेडोंग के टाइम में जाके डेंग जियोपिंग के टाइम में जब माओ खत्म हुआ तो डेंग आया था, डेंग जियोपिंग के टाइम में जाके फिर ये अमेरिकन से जाके समझौता किया। अमेरिकन ने बोला ठीक है भाई, हम तुमको मतलब इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए हम तुमको इन्वेस्टमेंट देंगे, जो भी है हमारे पास वो देंगे। चाइना ने बोला ठीक है आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको अच्छा लेबर सस्ता लेबर देंगे, स्किल लेबर देंगे। और चाइना ने फिर बोला कि जो हमारे पॉलिटिकल मैटर में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, बाकी इकोनॉमी में आप यदि कैपिटलिस्ट मॉडल को ही आगे बढ़ाएंगे तो आप लेके जाइए, आगे बढ़ाइए, लेकिन रेगुलेशन हमारे हाथ में रहेगा। तो इस तरीके से 70s के बाद से चाइना ने फिर अपना इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे हुआ। लेकिन 49 से 70 तक जो देखोगे तो वो माओ का टाइम है, तो माओ उसी तरीके से हैप्पी बड़ा बड़ा अस्पताल, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगाता था, तो लेकिन उससे क्या हुआ, कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं। वैसे माओ एग्रीकल्चर से उसने अपने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर लेबर के थ्रू स्टार्ट किया था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के में बड़ा बड़ा वो ये इस तरीके का हॉस्पिटल, बड़ा इंडस्ट्री लगाता था, लेकिन उससे कुछ मतलब बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हुआ नहीं था। ये 70s के बाद से ये चाइना का ग्रोथ स्टार्ट हुआ। आप देखेंगे कि इनिशियली जो था आप देखोगे तो चाइना को यूएस पसंद करता था। चाइना को यूएस इसीलिए पसंद करता है, यदि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप देखोगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिफोर द न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करने से पहले या बिफोर कम्युनिस्ट को आने से पहले चाइना के अंदर चांग काई का गवर्नमेंट था, चांग काई का गवर्नमेंट था यहाँ पे। और हमेशा चाइना के ऊपर जापान का डोमिनेंस रहने की कोशिश रहता ही रहता था। तो जापान चाइना को कॉलोनी बनाने की कोशिश करता ही रहता था। और यदि आप देखोगे पैसिफिक के अंदर एक ही केवल मेजर पावर था उस टाइम में, बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कौन था? जापान था। और पैसिफिक के अंदर दूसरा पावर कौन था? यूएसए था। तो जापान और यूएसए में हमेशा टसल रहता था बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, समझ गए? तो यूएस क्या करता था उस टाइम? चाइना को सपोर्ट करता था। चाइना को सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ क्या कहता था कि भाई चाइना में जापान का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। तो ये रिलेशन था बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जब डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट होता है तो चाइना में जैसे ही कम्युनिज्म आता है तो फिर यूरोप जो आप देखोगे कि अमेरिकन या जितने भी वेस्ट था, इवन चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, चाइना को एज ए कंट्री नहीं मानता था। इवन इसको सिक्योरिटी काउंसिल में तो मेंबर 70s के दौर में जाके मिला है। जब अमेरिकन को लगा कि जो भाई अब हमें पहले यूएसएसआर को या पहले इसको हमें हटाना है, इस कम्युनिस्ट को हटाना है, तब जाके अमेरिकन ने चाइना के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करके फिर यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चाइना को फ्री हैंड दिया, यहाँ पे कैपिटल और इन्वेस्टमेंट दिया, तो फिर चाइना अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी था वो इकोनॉमिक पॉलिसी के इंटरेस्ट में वहाँ पे क्यों नहीं काम किया? हमें अभी वर्ल्ड का नेता बनने की क्या ज़रूरत था उस टाइम के में? हम अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते, उसके लिए जो हमारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो करते। आप यदि देखोगे फॉरेन पॉलिसी में तो आप कैसे कह सकते हो कि हम नॉन अलाइनमेंट के मेंबर थे? नॉन अलाइनमेंट के मेंबर एक ही हद तक ही थे। हम बाय एंड लार्ज यदि देखोगे तो उस टाइम यदि आप यदि देखोगे सुएज क्राइसिस में हम क्या इनडायरेक्टली हम यूएसएसआर को सपोर्ट किए, ठीक? अब हंगरी क्राइसिस में इनडायरेक्टली हम यूएसएसआर को सपोर्ट किए थे, ठीक?
ठीक, कोरियन क्राइसिस में देखोगे तो इनडायरेक्टली हम यूएसएसआर को ही सपोर्ट करते आ रहे थे। 79 के अंदर अफगानिस्तान में जब यूएसएसआर आया था तो उस टाइम हम किसको सपोर्ट किए? केवल यूएसएसआर को सपोर्ट किए, तो हम कैसे कह सकते हैं नॉन अलाइनमेंट किए थे? हम इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट करते थे और हम कैपिटलिस्ट को लेके आते, मतलब इन्वेस्टमेंट लेके आते नहीं थे, इकोनॉमिक को हम क्या करते थे, कंप्रोमाइज करते थे, तो इसीलिए इक्वलिटी आई नहीं, हमारी इकोनॉमिक नीचे चली जा रही थी। ठीक। और दूसरा यदि देखोगे डेवलपमेंट मॉडल में भी देखोगे तो हमारा जो मॉडल था वो टॉप टॉप बॉटम वाला मॉडल था, जो भाई इंडस्ट्री बड़ा बड़ा लगाओ और यहाँ से ये डेवलपमेंट चारों तरफ जाएगा। दैट वाज द टोटली डेवास्टेटिंग फॉर आवर इकोनॉमी। अभी का टाइम यदि ये है कि भाई आप पंचायत मॉडल बनाओ, पंचायत मॉडल विलेज मॉडल बनाओ, पंचायत मॉडल बहुत ज़रूरी है। एक पंचायत मॉडल की तरह एक पंचायत के अंदर मान लीजिए 500 या 1000 लोग रहते हैं, 1000 लोग रहते हैं, तो भाई यहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक जनरेशन ये जरूरी है, यहाँ पे ये करने की ज़रूरत है। एजुकेशन को आप उस लेवल पे लेके जाओ, एजुकेशन में स्किल को आप लेके जाओ, स्किल केवल आप कागज़ पे या एजुकेशन पॉलिसी में लेकर करने की जरूरत नहीं है। ये करो पंचायत लेवल पे, आपको प्रोडक्शन को करने की ज़रूरत है। उस प्रोडक्शन से ही इकॉनमी स्ट्रांग हो सकता है, तभी हमारी देश की इकॉनमी स्ट्रांग होगा। अदरवाइज अदरवाइज हमारी जीडीपी बढ़ भी जाएगा 10 ट्रिलियन का, लेकिन यहाँ से क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ 1% के हाथ में जाएगा, तो कंट्री के अंदर क्या हो जाएगा, ये अनइक्वलिटी जो है बहुत मतलब हाई लेवल का होगा। उससे क्या होगा, हमेशा एक डर बना रहेगा कंट्री के अंदर। किस चीज़ का डर, वो आप जानते हैं। थैंक यू।